नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुणाल लर्नर्स में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर 4 मैप्स इसके बारे में पढ़ने वाले हैं और इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं मैप क्या होता है। ए मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। Maps provide more information than a globe. One map shows a small area and a few facts. Another map may contain as many facts as a big book. तो मैप जो है वह किसी भी अर्थ सरफेस के पार्ट का एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन होता है, अर्थात एक ड्राइंग होता है। और इसमें जो है एक बड़े सतह को किसी स्केल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी स्केल के अनुसार ही बनाया जाता है। जैसे यहाँ भारत का मैप जो बना है, इसमें जो है इसकी लंबाई चौड़ाई ये सभी का ध्यान रखा गया है एक किसी खास स्केल के द्वारा। मैप के पास ग्लोब से ज़्यादा इंफॉर्मेशन होता है क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को दर्शा सकते हैं सिंबल्स के द्वारा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक मैप जो है वो एक स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट करता है और कोई छोटे से फैक्ट को ही दर्शा पाता है। अनदर मैप जो है एक बड़ी बुक को दर्शाता है और उसे समझाने का प्रयास करता है। Atlas. When many maps are put together, we get an atlas. Atlases are of various size measurements drawn on different scales. जब बहुत सारे मैप्स को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उसे किसी भी तरह से समझने का प्रयास किया जाता है तो उसे एटलस कहा जाता है। एटलस अलग अलग पैमाने के अलग अलग आकार के भी हो सकते हैं, जो कि अलग अलग स्केल पर भी बने हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ मैप्स, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ मैप, दैट इज फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप। मैप्स 3 तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल मैप, दूसरा होता है पॉलिटिकल मैप और तीसरा होता है थीमेटिक मैप। चलिए सबसे पहले हम एक एक करके मैप्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल मैप्स के बारे में जान लेते हैं। फिजिकल मैप्स, मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस etc आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स। मतलब जो मैप्स नेचुरल फीचर्स को दर्शाते हैं, जैसे कि पहाड़ हो गए, पठार हो गए, समतल सतह हो गई, नदी हो गए, समुद्र हो गए, इन सभी को जो दर्शाते हैं उसे फिजिकल मैप कहा जाता है। फिजिकल मैप को रिलीफ मैप के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद पॉलिटिकल मैप्स, मैप्स शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेज एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विथ देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स वो मैप्स होते हैं जो कि शहरों, टाउन्स मतलब शहरों, जिलों, विलेज इन सभी को दर्शाते हैं। साथ ही साथ किसी भी देश या किसी भी राज्य के बाउंड्री को दर्शा रहे होते हैं, उसे पॉलिटिकल मैप्स कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं कि इसमें जो है स्टेट्स के बाउंड्रीज को दर्शाया गया है और डिफरेंट स्टेट्स को डिफरेंट कलर से भी रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर बाउंड्रीज भी दर्शाया गया है जिसके आधार पर दो देश अलग हो सकते हैं। थीमेटिक मैप्स, some maps focus on a specific information such as road maps, rainfall maps, maps showing distribution of forests, industries etc are known as thematic maps. Suitable titles are given on the basis of information provided in these maps. Thematic maps वो maps होते हैं जो कि किसी भी खास इंफॉर्मेशन के लिए बने होते हैं। मतलब कि रोड मैप सिर्फ रोड को दर्शा रहा होता है, रेनफॉल मैप्स जहाँ अधिक वर्षा होती है उसको दर्शा रही होती है, जहाँ फॉरेस्ट मैप जो है फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शा रहा होता है, इंडस्ट्रीज के डिस्ट्रीब्यूशन को इंडस्ट्री मैप दर्शा रही होती है, तो इसे ही थीमेटिक मैप्स कहा जाता है। थीमेटिक मैप्स का जो टाइटल होता है वो जिस तरह की इंफॉर्मेशन वो मैप द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है उसी के बेसिस पर होती है। अब हम कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स की चर्चा करेंगे तो मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं मैप्स के, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। इन सभी की चर्चा एक एक करके कर लेते हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंस इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। We can say maps are drawn to reduce scale, but this reduction is done very carefully so that the distance between the places is real.
It can only be possible when a small distance on paper represents a large distance on the ground। मतलब डिस्टेंस जो है वह मैप का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। मैप्स के द्वारा हम जो है रिड्यूस स्केल को बना सकते हैं। साथ ही साथ यह रिडक्शन बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता है। अगर दो जगहों के बीच की दूरी को दर्शाना होता है तो हम किसी स्केल की सहायता से मैप पर आसानी से दर्शा सकते हैं। इसी स्केल की वजह से जो है एक बड़े डिस्टेंस के बीच की दूरी को यानी कि बड़ी जगहों को भी हम मैप में आसानी से दर्शा सकते हैं। स्केल इज द रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। स्केल जो है वह किसी भी ग्राउंड का जो है एक एक्चुअल डिस्टेंस होता है और यह डिस्टेंस मैप के द्वारा ही बनाए जाते हैं। मतलब यह कि स्केल जो है वो वास्तविक दूरी और मैप में दर्शाए गए दूरी का अनुपात होता है। The scale is very important in any map. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on a map. स्केल जो है काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप स्केल के बारे में जान रहे होते हैं तो आप इसे आसानी से कैलकुलेट करके दो बिंदुओं के बीच की दूरी या फिर दो जगहों के बीच की दूरी को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं सिर्फ एक मैप की सहायता से। When large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. For example, 5 centimeter on the map shows 500 kilometer of the ground. It is called a small scale map. A small scale map क्या होता है? यदि हम किसी भी बहुत बड़े डिस्टेंस को एक छोटे से पेपर पर दर्शा रहे होते हैं तो उसे स्मॉल स्केल मैप बोला जाता है। और इस स्मॉल स्केल मैप की सहायता से कॉन्टिनेंट्स मतलब महासागरों और देशों को भी दर्शाया जा सकता है एक छोटे से पेपर पर। When a small area like your village or town is to be shown on a paper, then we use a large scale that is 5 centimeter on the map, shows 500 meters only on the ground. It is called a large scale map. Large scale map वो मैप होता है जो कि जब हम किसी भी छोटे से एरिया को किसी भी मैप में दर्शा रहे होते हैं तो उसे लार्ज स्केल मैप बोला जाता है। मतलब यह कि अगर किसी भी मैप की 1 सेंटीमीटर की दूरी 100 मीटर तक की दूरी को दर्शा रही होती है तो उसे हम लार्ज स्केल मैप बोलते हैं। लार्ज स्केल मैप के अंतर्गत विलेज टाउन्स को किसी पेपर पर दर्शाया जाता है। अब हम दूसरे कंपोनेंट की बात करने वाले हैं जिसका नाम है डायरेक्शन। Most maps contains an arrow marked with the letter N at the upper right hand corner. This arrow shows the north direction. It is called the north line. There are 4 major directions: north, south, east and west. They are called cardinal points. मतलब यह कि जो भी डायरेक्शंस होते हैं वे सभी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अधिकांश मैप में आप देखे होंगे कि जो लेटर एन जो है वह राइट हैंड कॉर्नर पर लिखा होता है और एक लकीर यानी तीर की सहायता से उसे दर्शाया जाता है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शाता है और यह जो लाइन होती है उसे नॉर्थ लाइन कहा जाता है। मेनली 4 दिशाएं होती हैं जो है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट और इन्हें कार्डिनल पॉइंट्स के नाम से जाना जाता है। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, south east, southwest and northwest. We can locate any place more accurately with the help of these intermediate directions. मतलब यह कि 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस जो कि नॉर्थ ईस्ट हैं, साउथ ईस्ट हैं, साउथ वेस्ट हैं, नॉर्थ वेस्ट हैं, इन सभी को लोकेट करके मोर एक्यूरेटली जो है हम किसी भी बीच की डायरेक्शन को दर्शा सकते हैं इन सभी की सहायता से, इन सभी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस की सहायता से। Compass, the direction of a place with the help of a compass. It is an instrument used to find out main directions. Its magnetic needle always points towards north-south direction. कंपास क्या होता है? कंपास एक तरह का यंत्र होता है जो कि किसी भी जगह के डायरेक्शन को दर्शाने का प्रयास करता है, दर्शाता है।
इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ओके, जो कि किसी भी मेन डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में हमारी सहायता करता है। इसमें जो है एक मैग्नेटिक नीडल लगी होती है जो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की ओर इंडिकेट करती रहती है, और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की सहायता से हम ईस्ट और वेस्ट का भी पता लगा सकते हैं। अब हम थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट की बात करने वाले हैं, सिंबल्स की। इट इज द थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप। It is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as buildings, roads, bridges, trees, railway lines, or well, so they are shown by using certain letters, shades, colors, pictures, and lines. मतलब यह कि सिंबल्स वो चीज होते हैं कि सिंबल्स की सहायता से हम जो है इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, मैप के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट को दर्शा सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मतलब एक्चुअल शेप और साइज, मतलब ऐसा क्या पॉसिबल है कि हम एक्चुअल शेप और साइज के बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिज को मैप में दर्शा सकें? तो नहीं, उसके लिए जो है हम एक किसी न किसी सिंबल का यूज करते हैं, संकेत का यूज करते हैं, कभी कभी हम लेटर्स का यूज करते हैं, किसी हम शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स, लाइंस, इन सभी का यूज करते हैं उस सभी को दर्शाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रेलवे लाइन को दर्शा रहा है, रेलवे लाइन के ब्रॉड गोज को, ये रेलवे लाइन के मीटर गोज को, ये रेलवे स्टेशन को दर्शा रहा है। ये जो रोड है ये मेटल रोड को और ये नॉन मेटल रोड को दर्शा रहा है। ये इंटरनेशनल लाइन को, ये स्टेट लाइन को और ये डिस्ट्रिक्ट लाइन को, इन सभी बाउंड्रीज को दर्शा रहे हैं। ये रोड रिवर को, ये वेल को, ये टैंक को, ये कैनाल को और ये ब्रिज को दर्शा रहा है। ये टेम्पल को, ये चर्च को, ये मॉस्को को, ये छतरी को दर्शा रहा है। पीओ पोस्ट ऑफिस को, पीटीओ पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस को, पीएस पुलिस स्टेशन को दर्शा रहे हैं, और ये सेटलमेंट को और ये ग्रेवयार्ड को दर्शा रहे हैं। यहाँ जो पिक्चर है ये ट्रीज को और ये ग्रास को दर्शा रहे हैं। These symbols give a lot of information in a limited space. With the use of these symbols, maps can be drawn easily and are simple to read. Maps have a universal language that can be understood by all. There is an international agreement regarding the use of these symbols. These are called conventional symbols. तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया गया है और इसके आधार पर सिंबल्स को बनाया गया है, और इस सिंबल्स को कन्वेंशनल सिंबल्स के नाम से जाना जाता है। अभी हमने जिस सिंबल्स के ऊपर चर्चा की है वो सभी कन्वेंशनल सिंबल्स थे। इसका यूज करके हम कम से कम स्पेस में जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को डाल सकते हैं और उसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। Various colors are used for the same purpose. For example, generally blue is used for showing water bodies, brown for mountain, yellow for plateau and green is used for plains. मतलब यह है कि ब्लू कलर से जो है वो वाटर बॉडीज को दर्शाया जाता है, ब्राउन कलर से माउंटेन को, येलो कलर से प्लेट्यू को और ग्रीन से प्लेन्स को दर्शाया जाता है। आप इसके द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। स्केच, ए स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नोट टू स्केल। सच अ रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल एंड इज कॉल्ड अ स्केच मैप। मतलब यह कि मेमोरी और स्पॉट ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो मैप्स बनाए जाते हैं जो नोट टू स्केल होते हैं, मतलब यह जो है, यह जो आपको पिक्चर दिख रहा है यह नोट टू स्केल बनाया गया है। तो जब नोट टू स्केल होते हैं तो उसे स्केच बोला जाता है, क्योंकि यह जो है मेमोरी और स्पॉट ऑब्जर्वेशन पर बने होते हैं। कहीं ना कहीं इसके क्वालिटी में कमी होती है तो इसे स्केच मैप बोला जाता है। प्लेन, ए प्लेन इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। ए लार्ज स्केल मैप गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसा कि हमने आप पहले भी चर्चा की है कि लार्ज स्केल मैप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है, उसी तरह से प्लेन जो है ये किसी लार्ज स्केल पैमाने पर बने होते हैं और यह स्मॉल एरिया को इंडिकेट कर रहे होते हैं जिसमें अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन उस एरिया के बारे में होता है। तो यही था हमारा चैप्टर 4 मैप्स। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आई हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने सहपाठियों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।